समस्त दर्शकों का डीसी मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से अभिनंदन। पिछले चैप्टर में जो पिछले वीडियोस थे उनमें हमने देखा था सेट थ्योरी देखी थी और उस पर आधारित प्रॉब्लम देखी थी कि कंपटीशन में किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। आज हम कक्षा 12 का संबंध नामक टॉपिक लेकर चलते हैं। रिलेशन पार्ट फर्स्ट है, पहला लेक्चर है आज इसका। इसमें इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, रिलेशन संबंध को परिभाषित करने के लिए हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कार्तिकीय गुणा की। कार्तिकीय गुणन, दो सेटों का कार्तिकीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्योंकि सेट थ्योरी में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, लेकिन यहाँ दोबारा बात कर लेते हैं। तो माना ए व बी कोई दो सेट्स है, तब ए क्रॉस बी ए बी such that A belong to capital A and B belong to capital B कार्तिकीय गुणन कहलाता है। कार्तिकीय गुणन कहलाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पीछे भी हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। माना आपके पास कोई दो सेट ए और बी है, तब ए क्रॉस बी इस रूप से परिभाषित होगा, यानी कर्मित युग्म के रूप में एलिमेंट लेंगे। प्रथम अवयव ए सेट का होगा, द्वितीय अवयव बी सेट का होगा। तो ये जो है ए क्रॉस बी, ये आपका कार्तिकीय गुणन कहलाता है। अब हम यहाँ रिलेशन की परिभाषा देते हैं कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो रिलेशन क्या है, यदि अपने पास सपोज कर लेते हैं कि कोई दो अरिक्त सेट है। यहां सेट अरिक्त होने चाहिए, यानी खाली नहीं होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, नॉन वॉइड होने चाहिए। तो माना ए व बी कोई दो अरिक्त, खाली नहीं हो, अरिक्त सेट है, तब ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय, सबसेट लिख दीजिए, सभी सबसेट ए से बी में एक संबंध बताते हैं, एक रिलेशन परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषा होगी, आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन वॉइड सेट है, तब यदि आप उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, उन दोनों का गुणा कर लो, उन दोनों का गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आपके पास ए क्रॉस बी आएगा। तो ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय जो है वो ए से बी में एक रिलेशन बताते हैं, ए से बी में एक रिलेशन बताते हैं। इसके सभी सबसेट यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर डिफाइंड एज ए रिलेशन ए टू बी, यानी आर एक संबंध परिभाषित होगा। यह आपका ए बी के रूप में होगा, जहां ए जो है वो ए सेट का अवयव होगा और बी जो है बी सेट का अवयव होगा।
ठीक है। ए क्रॉस बी आपको पता है इस रूप में लिखा जाएगा। तो अपना ये संबंध ही है, इसके जितने भी उपसमुच्चय होंगे वो एक संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई जो रिलेशन डिफाइन हुआ है उसमें कितने संबंध होंगे, यानी संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो संबंधों की संख्या देखने के लिए आपको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि आपके पास ए और बी सेट की कोटि क्या है। सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एम है एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल एन है, यानी ए सेट में अवयवों की संख्या एम है और बी सेट में अवयवों की संख्या एन है। तब आपको पता है ए क्रॉस बी की कोटि कितनी होगी, इसकी जो कोटि होने वाली है वो एम एन होने वाली है। चूंकि मैंने आपको बताया था यदि किसी सेट में एन अवयव है तो उसके सभी सबसेटों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर एन होगी। तो यहां पर सभी जो सबसेट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एम एन हो जाएगी। तो ये जो है ए से बी में परिभाषित होने वाले संबंधों की संख्या होगी। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए। माना ए व बी कोई दो अरिक्त सेट है, तब ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय ए से बी में एक रिलेशन परिभाषित करते हैं, यानी आर इक्वल ए टू बी, जहां ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी। सपोज आपके पास ए सेट की जो कोटि है वो एम है, बी सेट की कोटि एन है, तो ए क्रॉस बी में जो अवयव आएंगे वो एम एन अवयव आएंगे। और चूंकि आप जानते हो यदि किसी सेट की कोटि एन है तो उसके सभी सबसेटों की संख्या 2 की पावर एन होती है, तो यहां 2 की पावर एम एन, यानी ए क्रॉस बी के सभी जो सबसेट है उनकी संख्या 2 की पावर एम एन होगी। अब यहां पर ये 2 की पावर एम एन ए से बी में संबंध बताते हैं। तो ये आपका संबंध हो गया। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं हम कि ये संबंध तो हो गया, लिख लिया होगा आपने। संबंध की परिभाषा क्लियर हो गई। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो अपना संबंध है इसमें जो प्रथम अवयव है वो संबंध का प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है। और ये जो दूसरा अवयव है ये आपका परिसर कहलाता है, यानी कोड रेंज कहलाता है। ठीक है। ए सेट के जो समस्त अवयव हैं, यानी जिन सेटों में आप रिलेशन देख रहे हो, तो ए सेट के सभी अवयव उस सेट के प्रांत कहलाते हैं, और बी से जो आपके पास संबंध आया है यानी बी सेट के जो अवयव है वो परिसर कहलाते हैं। बी सेट के जो अवयव है वो परिसर कहलाते हैं। अब यदि हम यहां आर का प्रतिलोम देखें, यानी इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स रिलेशन देखें तो ये क्या होगा। तो जो इनवर्स रिलेशन होने वाला है वो आपका आर इनवर्स, यानी बी से ए में डिफाइन होगा। ये भाई ये किस में डिफाइन हो रहा है, ए से बी में, और जब इसका विपरीत देखेंगे तो बी से ए में डिफाइन होगा। तो यहां इसको आर इनवर्स से शो करेंगे और ये होगा बी ए, सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी, यानी चेंज हो जाएंगे आपस में। यानी उस स्थिति में क्या होगा, जो आर का प्रांत जो है वो आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा, आर इनवर्स का परिसर हो जाएगा, और जो आर का परिसर है, रेंज है, वो अब आपका आर इनवर्स का प्रांत हो जाएगा। यानी एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका रिलेशन हुआ। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। रिलेशन तो हो गया, रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन या काइंड्स ऑफ रिलेशन पे चलते हैं कि कितने प्रकार के रिलेशन है, कौन कौन से रिलेशन है उनकी बात करते हैं। जिस प्रकार अपने परिवार में मम्मी पापा भाई बहन दादा ताऊ चाचा वगैरह वगैरह रिलेशन होते हैं, उसी प्रकार से तो हम यहाँ बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। मैथमेटिक्स में रिलेशन कौन कौन से होंगे, यानी सेटों, दो सेटों में रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन होंगे। तो सबसे पहला हम रिलेशन लेते हैं समतुल्य, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है, ये मान लीजिए कोई सेट है, उस सेट में जितने भी अवयव है उन सब अवयवों का स्वयं से खुद से संबंध है, सभी अवयवों का। यदि किसी सेट के सभी अवयवों का खुद से संबंध है तो वो संबंध एक समतुल्य संबंध कहलाता है। मान लेते हैं कि एक सेट है, उसमें ए अवयव है, ए बिलोंग टू कैपिटल ए में है, तब यदि ए का ऐसे रिलेशन यहां स्थापित हो जाए, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए रिलेटेड है ए से, तो यहां पर ये जो आर है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या हुआ, एक संबंध आर समतुल्य संबंध होगा यदि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध है। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, एक संबंध आर समतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा यदि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध हो। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास ए सेट में 1 2 3 ये अवयव है। अब एक रिलेशन आपको यहां दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से दे रखा है, 3 का 3 से दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहां पर ये जो संबंध है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहां इस सेट के 3 अवयव है, तीनों का स्वयं से संबंध दिखाई दे रहा है हमें। तो ये संबंध एक क्या हो गया, समतुल्य संबंध हो गया। समझ में आ जाना चाहिए। आगे है समित संबंध। इसको और बेटर तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जैसे आजकल बोलते हैं ना, यार वो तो सेल्फिश है, अपने काम से मतलब रखो, यानी खुद का खुद से ही, और दुनिया चाहे बाहर में जाओ। तो ये रिफ्लेक्सिव ऐसा होता है, दुनिया बाहर में जाने वाला रिलेशन होता है। समित संबंध क्या होता है, इसमें निश्चित लिमिटेशन है कि मैं श्याम का दोस्त हूं तो श्याम मेरा दोस्त हो गया, मैं श्याम का हूं तो श्याम मेरा हो गया। दोनों का यदि संबंध है, यानी एक का बी से संबंध है तब यदि बी का ए से हो जाए, एक का यदि बी से है तब यदि बी का ए से संबंध हो जाए, तो ये संबंध समित संबंध या सिमेट्रिक संबंध कहलाता है। इसमें हमें 2 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। क्या, लेट ए बी बिलोंग करते हैं ए में, कोई 2 अवयव है किसी ए सेट के, साथ ही ए का बी से रिलेशन दे रखा है, ए का बी से रिलेशन दे रखा है, यानी ए रिलेटेड है बी से। तब यदि बी का ए से हो जाए, ए का बी से तो दे रखा है, यानी आपको दे रखे 2 अवयव दे रखे हैं कि ए सेट के अवयव है और ए का बी से संबंध दे रखा है। साथ में यदि आप ये वहां सिद्ध कर देते हो कि बी का ए से संबंध है, यानी आप बी इज रिलेटेड ए शो कर दो, तो ये संबंध आपका क्या हो गया, समित संबंध हो गया। कहने का मतलब, जैसे भाई साहब एक तो राम है एक श्याम है, राम की श्याम से दोस्ती है, तो इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि श्याम की राम से है। तो यहां ये जो राम और श्याम में जो फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, वो आपका क्या होगा, सम्मित होगा। यदि इसी ए सेट के लिए मैं यहां आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर 1 का 1 से मान लीजिए, 2 का 2 से मान लीजिए, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से है और 3 का 2 से और 3 का 1 से। देखिए आप क्या देख रहे हो, एक रिलेशन लिया बहुत बड़ा सा मैंने, यहां पर 1 का संबंध 1 से,
2 का 2 से, 1 का 2 से दिखाई दे रहा है मेरे को, 1 का 2 से, क्या 2 का 1 से नहीं है ना, 2 का 3 से, तो क्या 3 का 2 से नहीं है, 1 का 3 से, 3 का 1 से, तो यहां पर ये जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सममित संबंध होगा। इसी प्रकार हम आगे बात करें ट्रांजिटिव संक्रामक रिलेशन, तो वैसा भी यहाँ 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है आपको, समतुल्य के लिए 1 अवयव की, सममित को सिद्ध करने के लिए 2 अवयव की, और संक्रामक रिलेशन को डिफाइन करने के लिए 3 अवयवों की आपके पास उपलब्धता होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं ए बी एंड सी बिलोंग टू ए सेट में। साथ ही आपको दिया हुआ है, साथ ही ए का संबंध बी से है, यानी ए रिलेटेड है बी, व बी का संबंध सी से है, यानी बी रिलेटेड है सी। तब यदि आप एक का संबंध सी से परिभाषित कर दो, तो आप यहां ये कहोगे कि जो आर रिलेशन है यहां ये ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब भाई साहब, राम और श्याम में दोस्ती है, और श्याम और कालू में दोस्ती है, तो यहां क्लियरली राम और कालू की इनडायरेक्टली दोस्ती हुई कि नहीं भाई। राम श्याम का दोस्त है और श्याम कालू का दोस्त है, तो राम कालू का नहीं हुआ क्या, हो गया ना। तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, संक्रामक। ठीक है, हम नॉर्मली बोलते भी है ना कि यार ये काम तो वो बंदा कर देगा क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त है, इसलिए मेरा दोस्त है ना, तो वो मेरा कहना मानेगा और मेरा काम कर देगा। तो यहां पर ये जो रिलेशन है राम का श्याम से, श्याम का कालू से, तब राम का कालू से जो रिलेशन है वो आपका क्या हो गया, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, देखिए भाई बहुत इजी वे में ये चीज क्या है। मान लीजिए यदि किसी सेट के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध है, यानी यदि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से ही, आगे मैं ये नहीं बोल रहा कि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध है, मैं ये बोल रहा हूं ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से ही, खुद से ही, बाकी नहीं, खुद का खुद से और बाकी नहीं होना चाहिए, स्वयं से ही संबंध है, स्वयं से ही रिलेशन है। तो यहां जो आर है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यदि ए सेट के सभी अवयवों का खुद से ही संबंध है तो यहां पर ये जो आर है जो रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तत्समक संबंध होगा। अब ऐसा बात यह है कि फिर समतुल्य की परिभाषा में ही हमने यही बोला था कि यदि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध है, स्वयं मैंने वहां बोला था ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध बोला था कि ए सेट के यदि सभी अवयवों का स्वयं से संबंध है तो वो समतुल्य संबंध होगा। और यहां बोल रहा हूं कि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से ही संबंध हो, यानी बाकी अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, स्वयं से ही हो, तो वो तत्समक संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने इसीलिए इसको एक ये इसमें शामिल किया था। यहां पर एक रिलेशन आर मान लेता हूं, ए सेट है, ए सेट में मेरे अवयव हो गए 1 2 3,
अब मैं यहाँ एक रिलेशन देखूं, एक का एक से है, एक दो का दो से है और तीन का तीन से है, और कुछ शामिल नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यह है, जैसे यहाँ दो का एक से संबंध शामिल हो रहा है, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल तीन अवयव है तो तीनों का यही चीज होनी चाहिए, तीनों का तीनों से ही होना चाहिए और बाकी से किसी से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यदि ए सेट के सभी अवयवों का स्वयं से ही संबंध हो, स्वयं के अलावा किसी से संबंध नहीं हो, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है और इसको आई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तत्समक संबंध को आई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा ध्यान रखने की बात है, एक तत्समक संबंध जो है वो एक समतुल्य संबंध हो सकता है। एक तत्समक संबंध समतुल्य संबंध हो सकता है, लेकिन एक समतुल्य संबंध कभी भी तत्समक संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, एक समतुल्य संबंध तत्समक संबंध होना जरूरी नहीं है। सॉरी, कभी का मैंने नाम ले लिया, कभी नहीं भाई। यदि केवल यही अवयव है तो हम ये कहेंगे कि समतुल्य संबंध है, लेकिन तत्समक भी तो है, तत्समक पहले समतुल्य बाद में है। तो यदि मैं दोबारा बोल दूं कि तत्समक संबंध सदैव समतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो जरूरी नहीं है। तो नोट लगा के लिख दीजिए, तत्समक संबंध समतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो जरूरी नहीं। साथ ही तत्समक संबंध जो होता है वो समतुल्य के साथ साथ सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है, यानी तीनों टाइप का होता है। तीनों टाइप का होता है। कौन? तत्समक संबंध। तत्समक संबंध एक समतुल्य संबंध भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन और है अपना, इधर से हटा दो, इसको उतारना चाहते हो तो वीडियो को रोक के उतार लीजिए। एक रिलेशन और है एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक। ये क्या होता है? देखिए, यदि एक संबंध R, एक संबंध R एंटीसिमेट्रिक होगा, यदि, देखिए एक सेकंड हम सम्मित को देख लेते हैं। सम्मित की क्या परिभाषा है कि दो अवयव है, A और B बिलोंग टू A, साथ ही एक का संबंध B से है। ठीक है, एक का संबंध B से। तब यदि हम यहां हमने बोला था, तब यदि B का A से हो जाए तो एक समतुल्य सम्मित संबंध होगा। अब यहां पर मैं यहां कंडीशन लगा दूं, क्या कुछ भी अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग टू कैपिटल ए, साथ ही ए रिलेटेड है बी से, ए रिलेटेड है बी से। ठीक है, ए का बी से हो गया। तब यदि बी का ए से हो जाए तो ये तो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। इफ और एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि। कब? जब ए बराबर हो बी। यानी यहां जब दोनों अवयव बराबर होंगे ए और बी, तब यहां यदि हम सम्मित संबंध सिद्ध करते हैं तो ये एक तरह से एंटीसिमेट्रिक होगा। दोबारा देख लीजिए, सम्मित संबंध था कि एक का बी से संबंध है, तब यदि बी का ए से हो जाए, एक का बी से है तब यदि बी का ए से हो जाए तो सम्मित हो गया। यहां पर एक का बी से है और बी का ए से संबंध केवल तभी संभव हो जब ए का बी से ए बराबर बी हो, जब ए बराबर बी हो, तो ये संबंध आपका एंटीसिमेट्रिक प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि ए नॉट इक्वल बी है, तब यदि एक का संबंध बी से है तब बी का ए से नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया प्रतिसम्मित। अब हम इन रिलेशनों को कंबाइंड करते हैं। देखिए, आपका 1 नंबर का रिलेशन, 2 नंबर का रिलेशन और ये 3 नंबर का रिलेशन, यदि इन तीनों को मैं आप मिला दूं तो मेरे पास एक अन्य रिलेशन निकल के आता है। वो क्या है? वो आपका है, क्या नाम लूं? तुल्यता। इक्विलेंस। क्या नाम है? इक्विलेंस। इक्विलेंस रिलेशन। जनाब, ये क्या कहता है? एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि यह निम्न संबंधों को संतुष्ट करता है। पहला, रिफ्लेक्सिव। पहला है रिफ्लेक्सिव। दूसरा, सिमेट्रिक। तीसरा, ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रकार का है तो वो एक इक्विलेंस रिलेशन कहलाएगा, एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब ये देखिए, एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एक समतल में, एक प्लेन में सर्वांगसम त्रिभुजों का हम यदि समुच्चय देखें, सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय देखें, कौन से? सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस, सर्वांगसम त्रिभुज ले लो, रेखा ले लो, सर्वांगसम आकृतियों की बात कर रहा हूं। सर्वांगसम त्रिभुज जो का सेट, सर्वांगसम त्रिभुजों का जो सेट है उसमें जो रिलेशन डिफाइन होता है वो एक इक्विलेंस रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई सर्वांगक्षमता हम जानते हैं, सर्वांगक्षमता होती क्या है? सर्वांग समान, ऐसी दो चीजें, ऐसे दो त्रिभुज जो सभी तरह से एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो, सभी अंग समान हो, यानी आपको तो भाई सर्वांगक्षम त्रिभुजों का हम सेट ले रहे हैं और इस पर रिलेशन देख रहे हैं कि जो सर्वांगक्षमता का रिलेशन है वो किस प्रकार का है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले समतुल्य संबंध की। क्योंकि देखो, प्लेन में कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए। मान लेता हूं मैं, मेरा ये T1 त्रिभुज है। कौन सा? T1 त्रिभुज। अब कोई भी त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम तो होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रत्येक चीज खुद की जैसी होती है, तो यह आपका समतुल्य संबंध हो गया। दूसरी बात, मैं एक दूसरा त्रिभुज और ले लेता हूं T2। अब चूंकि यदि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो क्या दूसरा पहले का नहीं होगा? होगा, 100% होगा। तो इसको हम सममित संबंध बोल देंगे। यहां सममित संबंध हो गया। एक तीसरा संबंध और ले लेते हैं। अब मैं बोलूं कि पहला दूसरे के सर्वांगसम है, पहला दूसरे के सर्वांगसम है और दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो क्लियरली पहला तीसरे के सर्वांगसम होगा। तो यहां पर ये जो सर्वांगक्षमता का संबंध है वो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रकार का हो गया। अतः ये संबंध आपका क्या होगा? एक इक्विलेंस रिलेशन होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। आगे हम चलते हैं। एक आंशिक क्रम संबंध और होता है, आंशिक क्रम संबंध।
आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध, ये क्या होता है? देखिए, एक संबंध आर यदि पहली बात रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी बात एंटीसिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक नहीं, एंटीसिमेट्रिक हो, और तीसरा वो ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यदि कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वहां ये संबंध जो आर है वो एक आंशिक क्रम संबंध होगा, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होगा। एक हम परिभाषा और देख लेते हैं, सर्वांशम मापांकी। सर्वांशम मापांकी, तो ये आपके संबंध के प्रकार हो गए, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तत्समक, प्रतिसम्मित, तुल्यता और आंशिक क्रम संबंध। इनको मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आगे चलते हैं। अब है सर्वांशम मापांक। सर्वांशम मापांक, ये क्या होता है भाई? देखिए, मान लेते हैं कि m एक कोई निश्चित, माना m एक आर्बिट्रेरी फाइनाइट वैल्यू है, एक आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी स्वेच्छ अपनी इच्छा का कोई आर्बिट्रेरी स्वेच्छ अपना कोई एक अपना स्वेच्छक एक आर्बिट्रेरी इंटीजर है और एक फाइनाइट निश्चित पूर्णांक है। माना m एक आर्बिट्रेरी यानी स्वेच्छ निश्चित एक अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक फिक्स पूर्णांक ले लेते हैं। यदि यह a व b दो पूर्णांकों को इस प्रकार से विभाजित कर दे, यानी a माइनस बी, क्या हुआ कि माना एक कोई आर्बिट्रेरी स्विच, कोई अपनी इच्छा का कोई भी एक हमने निश्चित अवयव उठा लिया, कोई पूर्णांक ले लिया। अब यदि ये पूर्णांक आपका a और b कोई दो पूर्णांक है, उनके अंतर को डिवाइड कर दे, यानी इसमें यदि ये a माइनस बी पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या, m को बोलेंगे सर्वसम, सर्वांशम या सर्वसम भी बोल देते हैं इसको, सर्वसम मापांक। दोबारा देख लीजिए, m कोई भी एक यादृच्छिक एक आर्बिट्रेरी निश्चित पूर्णांक है। यदि ये m a व b दो पूर्णांकों को इस प्रकार से यानी a माइनस बी दोनों पूर्णांकों का जो डिफरेंस है उसको पूर्णतया विभाजित कर दे, एक पूर्णतया विभाजित कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो यहां जो ये m है
ये आपका सर्वसम सर्वंक्षम 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 ये सर्वंक्षम मापांक कहलाएगा। सर्वांशम मापांक कहलाएगा। दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए यानी सर्वांशम मापांक क्या होता है, कोई भी दो आपके पास कोई पूर्णांक है, उन दोनों पूर्णांकों को यदि हम किसी निश्चित अवयव से किसी निश्चित पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित कर दें तो वो जो हमने निश्चित पूर्णांक लिया है उसको हम सर्वांशम मापांक के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक तो आपका 18 है और एक 3 है, एक तो 18 है और एक 3 है, तो यहां पर यदि मैं 18 माइनस 3 करूं और इसको यदि 5 से देखूं तो 15/5 बराबर 3 कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर ये जो 5 है ना, इसको हम सर्वसम मापांक बोलते हैं, सर्वांगसम मापांक, सर्वांगसम मापांक बोलते हैं। और इसका जो नोटेशन होता है, जो संकेत होता है वो क्या होता है, देखिए इसका संकेत होता है इस प्रकार का, एक ए और बी के बीच में 3 लाइन खींचेंगे और कोष्टक में मोड n, तो यहां पर ये आपका सर्वसम मापांक का संकेत हो गया, नोटेशन हो गया, और ये चीज ये होती है। कोई दूसरा और लेके देखें तो जैसे मैं इसको यहां लिखने की कोशिश करूं तो इसको लिखूंगा इस प्रकार से, मान लो मेरे पास ये है क्या लिख सकता हूं, देखिए 24 माइनस 3/7 21/7 प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो यहां यह आपका सर्वांशम मापांक होता है। एक परिभाषा और रह गई, उसकी बात और कर लें, वो है कॉम्पोजाइट रिलेशन, कॉम्पोजाइट रिलेशन या मिश्रित संबंध या संबंधों का संयोजन बोल सकते हैं इसको। तो वो और लिख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, संबंधों का संयोजन, संबंधों का संयोजन। देखिए ये क्या होता है, देखिए मेरे पास कोई एक सेट है, ए सेट, इस ए सेट का बी सेट से संबंध है, ये एफ का संबंध मान लेता हूं, एफ संबंध है बी से। अब एक मेरे पास एक सेट और है, इस बी का इधर इससे एक संबंध जी है। अब यदि मेरा एक का संबंध सी से हो जाए, एक का संबंध सी से हो जाए, तो आपका यहां जो जी है वो एक कॉम्पोजाइट संबंध, यानी जी ऑफ एफ है वो एक कॉम्पोजाइट संबंध होगा। क्या होगा, कंपोजाइट संबंध होगा। ठीक है, और देख सकते हो, और अच्छी तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर लो। लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, माना एफ ले लो, या इसको कैपिटल आर से लिख लो, संबंध लिख रहे हैं, और इसको एस से लिख लो। माना आर ए से बी में तथा एस बी से सी में संबंध है, तब ए का सी से संबंध, एस ओ आर इस प्रकार होगा
किस प्रकार होगा ये देख लीजिए। मान लेते हैं कि एक का संबंध बी से है, एक का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तब एक का संबंध सी से, ये आपका बिलोंग करेगा एस और आर में। यानी ए सेट का संबंध बी सेट से है, बी सेट का संबंध सी सेट से है, तब यदि ए सेट का संबंध सी सेट से हो जाए, ए सेट का संबंध सी सेट से हो जाए, तो यहां पर ये एस ओ आर रिलेशन से शो किया जाएगा। पहले ये एस ओ आर और ये आपका ये संबंध होगा, तो इसको बोलते हैं संबंधों का संयोजन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बोर्ड क्लास में आपने एग्जाम दिया, यहां बैठ करके एग्जाम दिया, ठीक है, या आपने एग्जाम दिया, तो यह आपकी कॉपी हो गई, उत्तर पुस्तिका है। अब ये उत्तर पुस्तिका यहां से बोर्ड को जाएगी, सेंटर जाएगी, तो बोर्ड को चली गई। अब बोर्ड को जाने के बाद में क्या है, बोर्ड में वहां क्या है, कॉपियों को एक अलग कोड दिया जाएगा, एक अलग कोड दिया जाएगा और वो कॉपी फिर परीक्षक को जांच करने के लिए भेज दी जाएगी। देखिए ये आपकी कॉपी है, ये बोर्ड चली गई, बोर्ड से क्या है चेक करने के लिए परीक्षक के पास भेज दी गई। अब आप इस परीक्षक को नहीं जानते, तो आपके बीच में ऐसे कोई संबंध नहीं, आप अलग हो, परीक्षक पता नहीं कौन है, अलग है। लेकिन यदि इस कॉपी को माध्यम माना जाए, तो इस कॉपी के माध्यम से आप और ये परीक्षक जुड़ गए आपस में, तो आप में और परीक्षक में यहां जो संबंध होगा वो एस ओ आर संबंध होगा, और यही आपका संबंधों का संयोजन या संबंधों का मिश्रण कहलाता है, या कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कहलाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, जब एग्जाम्पल वगैरह हम क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, तब आपका ये क्लियर करवाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो लिख लीजिए आप। लिखिए, किसी तल में स्थित सभी त्रिभुजों का सेट टी सर्वांशम संबंध का पालन करता है, अतः ये एक संक्रामक संबंध है। दूसरा लिखिए, यदि समुच्चय ए पर दो संबंध R और S, यदि एक समुच्चय ए पर दो संबंध R और S है